आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है जब मैं कोई नया प्रैक्टिस सेशन आपके साथ लाता हूँ। आई होप कि आपको भी इतना ही खुशी का अनुभव होता होगा एक नए प्रैक्टिस सेशन को अपने सामने देखकर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थोड़ी और बेहतर हो जाए, पिछले के मुकाबले थोड़ा और चीज़ें बेहतर हों। इसको बेहतर करते करते एक दिन सॉरी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एग्ज़ाम में कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारे नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, स्पेशली जो आपका आज का प्रैक्टिस सेशन है वो चंडीगढ़ पीआरटी एंड ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट को कवर करते हैं। ये किसी एग्ज़ाम में 15 नंबर का या किसी एग्ज़ाम में 10 नंबर का आपका आना है, उसी को ध्यान में रख के आपके जो अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ साथ ये भी अंदाज़ा लग जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में आखिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा मेन मोटिव है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारी डेली कुछ को ज्वाइन नहीं किया है जो हम टेलीग्राम पर कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आप पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम डेली रात को 9 बजे मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें, इसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है। साथ ही साथ पेडल अब ऑफिशियल इस चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, जिस पर हम नोट्स की पीडीएफ और साथ ही साथ एजुकेशनल अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सीसीई इज़ इनएप्रोप्रिएट। मतलब कौन सा इनमें से कथन है वो सीसीई के बारे में अनुचित है। इट मेक्स टीचिंग लर्नर्स सेंटर्ड, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट, इट बर्डन्स द चिल्ड्रन, इट असिस्ट इन सेल्फ असेसमेंट। तो आपको यहाँ पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, जो नई हमने एनईपी जो सिफारिश कर दिया है, हमारा एनसीएफ सिफारिश करता है सीसीई की। तो पहले तो आपको बताना है कि सीसीई का फुल फॉर्म क्या है। इसे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें ताकि आप अपने चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएँ। तो सीसीई का जो कॉन्सेप्ट एनईपी या एनसीएफ के द्वारा दिया गया वो कभी भी बच्चों पर बोझ के तौर पर नहीं लाया गया था, और यही कथन हमारे सीसीई के बारे में अनुचित है। बाकी जो 3 कथन आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, द मेन आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द टेक्स्ट बुक इज़। मतलब आपको बताना है कि टेक्स्ट बुक के पक्ष में कौन सा तर्क सही या मुख्य साबित होता है। टेक्स्ट बुक्स आर इजीली अवेलेबल, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। विद्यार्थियों को ये रचनात्मकता प्रदान करती हैं, मतलब उनकी थिंकिंग एक तरीके से क्रिएटिव हो जाती है। इनमें कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता है जो टेक्स्ट बुक हैं वो सर्टेन कवर करती हैं मिनिमम लेवल ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट टू बी कवर्ड बाय द लर्नर्स। मतलब बच्चों के लिए एक न्यूनतम प्रमाणित सामग्री को सुनिश्चित कराती हैं। या टेक्स्ट बुक्स आर कॉस्टलेस, है ना। तो इनमें आपको ये देखना है कि टेक्स्ट बुक आप कहीं ना कहीं एक, अगर बात करें टीचिंग लर्निंग की, तो टेक्स्ट बुक को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जो टेक्स्ट बुक होती हैं। एज अ टीचर आपको के लिए जो टेक्स्ट बुक काम करती हैं वो आपको एक गाइडलाइन देने का काम करती हैं कि आपको बच्चों को किस क्लास के बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है। एक आपको कहती हैं रोड मैप बना के देती हैं। तो टेक्स्ट बुक का अपने आप में जो रोल माने तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन जो मेन अगर तर्क दिया जाता है टेक्स्ट बुक के बारे में वो क्या है, तो इनमें बताया जाता है जो टेक्स्ट बुक होती है मिनिमम ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराती हैं किसी भी टीचर को या स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है उस हिसाब से सही बैठता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट बीन एबल टू गेन मोमेंटम इन इंडियन रूरल स्कूल बिकॉज। मतलब जो आईसीटी है उसका यूज हमारे कहीं ना कहीं रूरल इंडिया के स्कूलों में क्यों नहीं एक मोमेंटम गेन कर पा रहा है। क्योंकि वहाँ पावर सप्लाई कहीं ना कहीं थोड़ी असुविधा के कारण, या जो पॉपुलेशन है वो इतनी फेवरेबल नहीं है आईसीटी को लेकर, या कॉस्टली जो डिवाइस होती हैं आईसीटी की वो कॉस्टली हैं, या कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है उस वजह से। तो अगर मैं यहाँ अपन मेन अगर रियलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आजकल पावर सप्लाई हर जगह है तो ये इसका बनेगा नहीं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है उनका माइंडसेट हमारा आईसीटी के लिए, तो ये भी बात कहने में कहीं गलत है, क्योंकि अब हमने अपनाना रूरल पार्ट्स में भी शुरू कर दिया है। ये आईसीटी डिवाइसेस स्मार्टफोन जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से। बट ये बात सही है कि जो आईसीटी की डिवाइसेस हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ये मेन रीज़न माना जाता है कि रूरल पार्ट में स्कूलों में इनका ज़्यादा चलन अभी देखने को नहीं मिला है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट टाइप ऑफ एवोल्यूशन इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने आपको मूल्यांकन के प्रकार पढ़ाए थे और इसके साथ ही आकलन के प्रकारों के बारे में भी बताया था। तो आपको ये बताना है कि एंट्रेंस टेस्ट में से कौन सा मूल्यांकन सही बैठेगा, या वो सबमिटिव है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोस्टिक है या प्लेसमेंट है। तो जो एंट्रेंस अगर प्रवेश परीक्षा की बात करी जाए तो उसमें प्लेसमेंट सबसे सही साबित होता है। अगर डायग्नोस्टिक की बात करें तो रेमेडियल टीचिंग के लिए उपयोगी होता है। फॉर्मेटिव मतलब लर्निंग के साथ साथ आप बच्चे का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसे फॉर्मेटिव या रचनात्मक कहते हैं। समेटिव की बात करें तो कहीं ना कहीं आप सत्र के अंत में, है ना, जब सब पढ़ा देने के बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं,
उसे आप सबमिटिव के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सिक्वेंशियल ऑर्डर है कम्युनिकेशन का, ठीक है, एलिमेंट्स का। नॉलेज आएगी, इंटरेस्ट, एवोल्यूशन या अवेयरनेस। तो इस हिसाब के आपको क्रम देखना है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर बच्चे को हम पढ़ाएंगे, जो एलिमेंट मेन आएगा कम्युनिकेशन में, क्लासरूम कम्युनिकेशन में, वो आएगा आपका अवेयरनेस। अब अवेयरनेस को आप क्या समझेंगे? अवेयरनेस को आप एक तरीके से इंट्रोडक्शन के तौर पे ले सकते हैं कि पहले हम बच्चे को जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में अवेयर कराएंगे, है ना, इंट्रोडक्शन देंगे। अभी जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टीचिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे। लेक्चर मेथड हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, अलग अलग तरह की प्ले वे मेथड हो सकता है, कोई एक्टिविटी करा के इंट्रोडक्शन दें। उससे बच्चे में क्या इंटरेस्ट डेवलप होगा किसी भी चीज़ को लेकर। इंटरेस्ट के बाद जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो बच्चा उसे करना शुरू कर देगा। जब वो कर रहा होगा तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर बच्चे ने क्या सीखा, उसने क्या नॉलेज गेन करी। तो यहाँ आएगा आप नॉलेज वाला पार्ट। तो AIE मतलब अवेयरनेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, उसके बाद नॉलेज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आई होप कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन, मतलब समावेश को सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? इट इज़ द बिलीफ दैट सम चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न एट ऑल, मतलब सभी बच्चे नहीं सीख सकते हैं। इट इज़ फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर सिस्टम, ये हो सकता है, इसको आगे देखेंगे। इट इज़ द फिलोसफिकल दैट अ स्पेशल चिल्ड्रन आर अ गिफ्टेड स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड। तो हाँ, मतलब ये देखो, पहला वाला तो कट ही जाता है क्योंकि कांट लर्न ये वाला हट जाता है। तो हमने समावेशी में ये नहीं माना है गिफ्ट ऑफ गॉड है स्पेशल चिल्ड्रन, ये बात भी हट जाती है। इट इज़ बिलीव दैट चिल्ड्रन नीड टू बी सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, हमें सेग्रीगेट करना ही नहीं है, उन्हें साथ लेकर चलना है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आई होप आपको इसको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा अगर आपने समावेशी वाला टॉपिक पढ़ा है। पढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर कि क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, मतलब जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसका आधार क्या नहीं माना जाता। एजुकेशनल बेसिस है, सोशोलॉजिकल है, कल्चरल है, साइकोलॉजिकल है। तो यहाँ ये थोड़ा आपको समझना होगा कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन है उसका बेसिस एजुकेशनल को नहीं माना जाता। 4 बेसिस मेनली आधार माने जाते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के। तो आपका हो गया सोशोलॉजिकल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इसमें एक और ऐड कर दें हैं, वो है फिलोसफिकल। तो ये भी आपको बात याद रखनी है ना, कि इसमें एक 4th नंबर का है फिलोसफिकल, यहाँ एजुकेशनल बेसिस नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज द रोल ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल थिंकिंग इन अवर एजुकेशन? इंक्रीज एम्फेसिस ऑन फार्मूला मेमोराइजेशन, बात बिल्कुल गलत है। हमें व्यवहारवाद से पैसे की निर्मितवाद में जाना है तो मेमोराइजेशन का कोई काम बनता नहीं है। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, हाँ ये हो सकता है। डाइवर्ट अवे फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट, ये बात भी गलत है क्योंकि हमें कहीं ना भटकाना नहीं है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलनी है। फोकस ऑन एग्ज़ाम टेक्निक, हाँ एग्ज़ाम टोटल ऑन एग्ज़ाम पे फोकस करना, ये भी हमारा मोटिव नहीं है। तो बच्चों में क्या बढ़ाना है? मैथमेटिकल के थ्रू लॉजिकल थिंकिंग का विकास करना है। आई होप कि आपको पता होगा इस बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम इज, समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता इनमें से क्या होगी? आपको वही बताना है। तो आप पहले इनका ऑप्शन पढ़ लीजिए, 2 सेकंड का पॉज लेके अपना आंसर दीजिए, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे दिया होगा। तो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टीचर ऑर्गेनाइज द क्लासरूम विद द स्कोप ऑफ हेट्रोजिनिटी इन द क्लासरूम, मतलब उसे कहीं ना कहीं विविध दायरा, कई विविध क्षमता वाले बच्चों को एक साथ ला के पढ़ाना है, ये समावेशी का एक मुख्य विशेषता के तौर पर ले सकते हैं। टीचर टेक स्पेशल केयर डिसिप्लिन, नहीं स्पेशल केयर नहीं करनी, सबको सामान लेके चलना है हमें, ठीक है। स्पेशलिस्ट का सपोर्ट चाहिए होता है लेकिन टीचर को हर एक स्लो लर्नर की नहीं चाहिए, उसे स्पेशलिस्ट का आप सपोर्ट जब लेंगे तो बहुत मेजर सिचुएशन आपके सामने देखने को मिलेगी, है ना, ये भी बात कट जाती है। सिंपैथी आपको दिखानी नहीं है। तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हेट्रोजेनिटी को लेकर ग्रुप ऐसे क्रिएट करना है, तभी हम कहते हैं उसे समावेश। हर प्रकार के बच्चों को आपको एक साथ लेकर चलना है, उसका मतलब ही है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब कहीं ना कहीं आत्म साक्षात्कार की लिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सी अप्रोच सबसे बेहतर है? व्यवहारिक मतलब बिहेवियरल अप्रोच नहीं, ये तो कटेगी नहीं। बौद्धिक, इसमें आप कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता। सिस्टमेटिक मतलब ये आप स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं, नहीं ये होगा। तो जो बेस्ट होगी इसमें वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण या उपागम। आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डाउट लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो बेशक आप हमें वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगले जो प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें हम बेझिझक उस टॉपिक के बारे में या उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एन आइडियल लेसन प्लान इज़, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, ये केवल आपका एक क्विक रिवाइज सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है ना।
तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पहले ही हासिल कर ली है। अगर इसमें आपको थोड़ा कहीं भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट है तो आप पहले कॉन्सेप्ट को बेहतर करिए, फिर ये प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं या साथ में कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। तो अगला क्वेश्चन कहता है एन आइडियल लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन टीचिंग लेवल्स, मतलब शिक्षण स्तर के आधार पर होता है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मतलब जो उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके बेस पे होता है। बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, बच्चे के पूर्व ज्ञान क्या पर आधारित होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो आइडियल लेसन प्लान होता है उनमें ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। यहाँ बात करी गई है कौन सा अचीवमेंट टेस्ट का करेक्ट गुण नहीं है। वैलिडिटी बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है जिसलिए उसका निर्माण हुआ है उसको अगर वो पूरा करता है टेस्ट तो उसे कहते हैं वैलिडिटी। ऑब्जेक्टिबिलिटी मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपको बायस देखने को नहीं मिलेगा। जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें ह्यूमन बायस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये भी बात सही। एम्बिग्यूटी नहीं होता है, इसका मतलब है नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर। ये कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश में सिनोनिम्स के तौर पे पूछा जाता है। रिलायबिलिटी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अलग अलग अगर एक बच्चे का टेस्ट करा के देख रहे हैं और ऑन एन एवरेज आपको सेम मार्क्स आ रहे हैं तो आप कहेंगे ये टेस्ट क्या है, रिलायबल है। आई होप कि आपको तीनों जो पार्ट हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा, और जो नहीं है वो हमने चुन लिया है कि वो अस्पष्टता यहाँ नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव इन NEP 2020। मतलब भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्कीम या उद्देश्य चलाया गया था, पहल चलाई गई थी, उसका NEP के हिसाब से क्या उद्देश्य बेहतर है। प्रमोटिंग लैंग्वेज ऑफ इंडियन, बिल्कुल सही है, इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करना। कल्चरल एनरिचमेंट एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं बच्चों को उनके कल्चर से जोड़ के पढ़ाना। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द रिच एंड द वास्ट एयर ऑफ लैंग्वेज ऑन देयर कंट्री, ये बात भी सही है, कहीं ना अलग अलग भाषाओं का यानी मदर टंग का कहीं ना कहीं उन्हें एक्सपोजर दे के हमें उनका विकास करना है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो विकास को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानता है, बिल्कुल सही है, ये बनाना है। प्राप्ति के वांछित मानक को बनाए रखना है, मतलब मेंटेनिंग डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट, ये बात भी सही है, क्योंकि बच्चे के अंदर एक बेसिक स्किल या योग्यता आपको डेवलप करनी है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेल्फ एवोल्यूशन, आत्म विकास का या स्वयं मूल्यांकन का आपको उसके अंदर गुंजाइश पैदा करनी है, ये बात भी सही है, तो यहाँ बैठ जाता है आपका ऑल ऑफ द। वैसे भी हमारी आदत हो गई है कि जो ऑल अगर ऑप्शन देखे तो वो टिक करने की, बट इसमें आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बेहद ज़रूरी है, बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर एवोल्यूशन आर टीचर शुड यूज़, मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक को क्या उपयोग करना चाहिए। यहाँ ये ऑप्शन थोड़ी प्रिंटिंग की मिस्टेक है, तो आप इस साइड देख लीजिए इंग्लिश वाला पोर्सन, अगली बार ये गलती नहीं होगी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। कि एवोल्यूशन में टीचर को क्या उपयोग करना चाहिए, ओरल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव या ऐसे टाइप, ये तीनों आपके मूल्यांकन में आते हैं। उसके अलावा भी और चीज़ें आती हैं, तो ये तीनों इसके पार्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, जो आपके चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद आपका EMRS का टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसके बाद अगर आप DTET+B की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट आसानी से आपको मिल जाएंगी। आप एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको और भी बेहतर मतलब सुविधा मिले कि कॉन्सेप्ट आपका और बेहतर हो जाए। तो मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।